नमस्ते। मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब हैं। अशोक भाई, स्वागत है। बहुत से सी चीजें बात करनी थी, लेकिन उसमें राहुल गांधी की बर्लिन यात्रा, और मेरे ख्याल से वो एक जरूरी बात है जो लोगों को तक पहुंचनी चाहिए कि क्यों गए, क्या है उसके रिपरकशंस, क्या है। एक बात आज और मुझे लगता है कि उस पर भी हम लोग जरूर बात करें। कुलदीप सेंगर को जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनकी अ, जो सजा है उस पर रोक लगाई है, और एक जरा अरावली पे भी बात कर ली जाएगी जो मुझे लगता है वो, और अगर समय रहा तो जी राम जी और इन सब पे भी कुछ कुछ बातें कर लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी एक कोई जैसा बताया गया कि 117 ऑर्गेनाइजेशंस का एक कुछ कार्यक्रम था जिसमें डेमोक्रेसी को दुनिया में कैसे बचाया जाए, डेमोक्रेसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे बातचीत थी। और राहुल राहुल गांधी को उसमें बुलाया गया था। दूसरा ये भी बताया गया कि ओवरसीज कांग्रेस का कोई एक सालाना जलसा होता है, वो कार्यक्रम था। और तीसरा ये है कि वो वहां पे जो राहुल गांधी का मुझे लगता है कि, और हमारा आपका भी, अगर यंगस्टर्स से मिलने का मौका हो तो शायद वो, कोई भी जो सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति है, पत्रकार है, अगर उसको लगता है कि उससे बड़ी पढ़ाई कुछ नहीं होती है, आप किसी बड़े आदमी से मिलने से अच्छा अगर आप बच्चों, मतलब पढ़ने वाले छात्रों से मिल सके। तो इस पूरे उसमें जिस तरह से बताया जा रहा है कि इज नॉट सीरियस, ही इज नॉन सीरियस, और ये जो यात्रा ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी ओमान और कहाँ कहाँ जा रहे हैं जहां पे उनको नॉर्मल प्रोटोकॉल भी वो छोटे छोटे देश नहीं दे रहे हैं। इन दोनों के बीच की जरा मैं एक बार आपसे करूंगा, स्पेशली राहुल गांधी की मुझे बर्लिन यात्रा। मुझे देखिए, राहुल गांधी की बर्लिन यात्रा इसलिए थी। एक तो राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बीजेपी वालों की सांसें फूल जाती है। उनको सबसे बड़ा सवाल होता है कि राहुल गांधी जी जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट होते हुए कैसे जाते हैं। अरे भाई साहब, जरा गुजरात में जाके विधानसभा का रिकॉर्ड देखो। तात्कालिक मुख्यमंत्री कितने दिन हाउस में बैठा करते थे, और प्रधानमंत्री विदेश जा सकते हैं हाउस छोड़ के। तब जो लोकतंत्र है वो खतरे में नहीं आता। लोकतंत्र की परंपरा टूटती है यदि लीडर ऑफ अपोजिशन चला जाए। राहुल गांधी कोई जर्मनी में कोई बर्गर खाने नहीं गए थे। 117 ऐसे राजनीतिक दल है विश्व में जो लोकतंत्र में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक सम्मेलन हुआ जर्मनी में, बर्लिन में। उसकी अध्यक्षता करने के लिए राहुल गांधी को बुलाया, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली एक पार्टी है। अब ये अंधभक्त कहने लगे कि ये सारे सत्ता में जो है नहीं वही इकट्ठा हो गए। उस 117 में 37 राजनीतिक दल ऐसे थे जो अपने देश में सत्ता में थे। उसका एक ये था। उसके बाद उनका ओवरसीज कांग्रेस का उन्होंने एक सम्मेलन भी रखा होगा। वो रखना भी चाहिए, सभी राजनीतिक दल करते हैं। संघ वाले भी जाते हैं कभी कभी अपने शाखाओं को मिलने, ओवरसीज शाखा को। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। उसके बाद राहुल गांधी युवा है। राहुल गांधी वहां पर अपने देश के आगे, क्या जर्मनी इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा ताकत माना जाता है विश्व में, तो जर्मनी के कुछ प्लांट्स देखने गए। बीएमडब्ल्यू का प्लांट है उसमें। उसके बाद वो बच्चों से मिले। छात्राओं से मिलना बहुत जरूरी है। हम भी मिलते हैं ताकि हमको ये पता पड़ता है कि आने वाला भविष्य क्या होगा। क्योंकि हम यहाँ बैठ के यही कहे कि देश की ये जरूरत है, ये नहीं। जब तक देश के भविष्य से बात नहीं करोगे तब तक देश क्या चाहता है ये भी समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको एक सवाल पूछा गया कि आप कर्नाटक में जीते लेकिन उसके बाद बाकी जगह क्यों नहीं जीत पा रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, कर्नाटक के बाद हम तेलंगाना में भी जीते, हिमाचल में भी जीते। जीते तो हम हरियाणा में भी है, लेकिन वहां वोट चोरी हो गई। महाराष्ट्र के चुनाव आज भी हम डाउटफुल नजर से देखते हैं, क्योंकि जहां 48 में से सिर्फ 9 सीटें मिली और फिर 288 में से 130, मात्र 3 महीने में लाखों की तादाद में मतदाता जोड़े गए। और ये फर्जी मतदाता कैसे जोड़े गए इसका उदाहरण मैंने देखा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। तो तुरंत सारे अंधभक्त जो है, और ये बीजेपी के जितने भी, एक तो पामेरियंस को तो मैं कुछ बोलता ही नहीं, वो तो बिस्कुट डालने पे भोभो करने लगते हैं। लेकिन सारे नेता इस बात का दलील दे रहे थे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, विदेश में जाके वो देश का अपमान कर रहे हैं। अब इन मूर्खों को कौन बताए
कि अरे भाई, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो विश्व में कई लोग देख रहे थे। पब्लिक इंडिया का ये जो कार्यक्रम है यूट्यूब पे जो करते हैं, मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोग आके आनंद जी के चैनल पे बोलते हैं, उनके भी कार्यक्रम देखो यूट्यूब में तो पता पड़ता है कौन से देश में कितने लोग देख रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं लोग देखते हैं। मैं जिस चैनल पे लगातार काम करता हूं उसमें कम से कम 1 लाख व्यूअर विदेश का है। जी। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश के लोगों ने देखी नहीं। ये ग्लोबल विलेज है। ऑस्ट्रेलिया में 2 आतंकी फायरिंग करते हैं, वो फायरिंग का वीडियो 3 मिनट के अंदर पूरे देश विश्व में आ गया। भारत में भी हर एक के मोबाइल पर रहा, ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग हुआ। कल ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर को कोई सवाल पूछे कि आपके यहाँ आतंकियों का फायरिंग हुआ, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो लोग मूर्ख नहीं कहेंगे उसको? सारे विश्व ने देखा, और तू ये बताने के लिए कि मेरा देश बहुत शांत है, मान ही नहीं रहा कि वहां फायरिंग हुई। झूठ बोलना एक कला है, वो भाजपा वालों की यूएसपी है, उसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। राहुल गांधी नहीं झूठ बोल सकते। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके उन्होंने बोला, सवाल के जवाब में जवाब दिया। उन्होंने जाके भाषण नहीं दिया कि आइए मैं बताता हूं कि हमारा देश कैसा लूट रहा है ना। एक सवाल का जवाब था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ब्राजीलियन मॉडल का फोटो यूज हुआ 22 जगह। बताइए, ये सिस्टम है हमारे यहाँ, संवैधानिक सिस्टम, सारी संस्थाएं बिल्कुल कंट्रोल में कर ली गई है। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि हम लड़ना छोड़ देंगे, लड़ाई बरकरार है। उन्हीं तरीके से लड़ेंगे जिस तरीके से सत्ता पक्ष हाईजैक करने का प्रयास करता है। राहुल गांधी ने यह वक्तव्य दिया, इन्होंने देश विरोधी बताया। अब नरेंद्र मोदी जब जाके कहते हैं कि भाई पहले इस देश में ऐसी स्थिति थी कि लोग सोचते थे कि हम देश में फिर से पैदा भी नहीं हो, पुनर्जन्म इस देश में नहीं होना चाहिए, तब भारत की बहुत इज्जत बढ़ रही थी। आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कहा था कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। या रुपया 91 रुपए पहुंच गया डॉलर, देश की प्रतिष्ठा नहीं गिर रही क्या? इसके लिए नहीं है। आपके यहाँ व्यभिचार करने वाला आसाराम को पेरोल मिलता है, क्या विश्व में इज्जत नहीं गिरती? डेरा सच्चा सौदा हर महीने भी पैरोल पे बाहर आता है करीब करीब हर चुनाव के टाइम पे, उससे देश की इज्जत नहीं गिरती। हमारे यहाँ महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, सरकार का आंकड़ा पूरा विश्व देखता है, इज्जत नहीं गिरती। जब आईएमएफ ये कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि भारत सरकार के आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते इसलिए हम उनको सी ग्रेड में डालते हैं, तो भारत की इज्जत नहीं जाती। जब भारत में हर रोज अकेले महाराष्ट्र में 6 किसानों की जीवन लीला समाप्त करने का एवरेज है, सारा विश्व इसको देखता है, इज्जत नहीं जाती। डोनाल्ड ट्रंप आए तीसरे दिन 100 बार से ज्यादा ये दावा कर चुके हैं कि मैंने इनको डांट के सीज फायर करवाया, धमकी देके करवाया, तो भारत की इज्जत नहीं जाती। और जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को लताड़ रहा है, उसके कपास के लिए हम यहाँ कपास आयात मुक्त कर देते हैं, तो भारत की इज्जत नहीं जाती। अब सवाल है कि 2014 के बाद भारत की इज्जत रही भी कि नहीं रही जाने के लिए, प्रश्न वो है। तो राहुल गांधी को तो गलियानी का इनको एक चांस चाहिए होता है, क्योंकि इनके लिए रात दिन सपने में एक ही आदमी आता है, वो है राहुल गांधी। क्योंकि उसी एक शख्स ने इनकी नींद हराम कर रखी है। और रास्ते पे उतरता है, उसको आप पप्पू बोलो, उसके खिलाफ आप केसेस चलवाओ, उसकी सदस्यता रद्द करवाओ, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। वो लगातार इनको सर पे ले रहा है और लगातार आंदोलन कर रहा है, लगातार जनता उनके साथ खड़ी है। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा करता है कि मताधिकार यात्रा करता है, या पूरे 11 साल में मोदी जी के खिलाफ रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन मैंने पहली बार देखा। जो भूतों ना भविष्य इतने लोग आए थे। ये राहुल गांधी की ताकत है। विपक्ष में रहते हुए, कोर्ट केसेस झेलते हुए, ईडी सीबीआई के समन झेलते हुए, बिना एफआईआर की चार्जशीट फाइल करने वाला ईडी उनके पीछे लगा हुआ है। ये सब करते हुए यदि राहुल गांधी ये सब झेल के
इनको फिर 24 घंटे राहुल गांधी को ही जपना पड़ता है, तो ये राहुल गांधी का जय है, विजय है। जी 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 जी। तो जर्मनी में राहुल गांधी ने कुछ नहीं कही, गलत कहा, जो सारा विश्व देख रहा है वही उन्होंने कहा है। अब आप सोचते मुझे आनंद जी कि हम आपके चैनल पे जो बोलते हैं, और कल मैं अमेरिका गया और उसने मुझे कहा कि भारत में क्या स्थिति है, मैं कहूंगा राम राज्य है, लोग जूते से नहीं मारेंगे। भाई कल तो तू बोल रहा था आनंद जी के चैनल पे भारत में क्या चल रहा है, और अब हमको मूर्ख बनाता है क्या? या तब झूठ बोल रहा है या अब झूठ बोल रहा है, बता क्या कर रहा है? क्योंकि जी मेरे संस्कार नहीं है झूठ बोलने के। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार नहीं दिए कि मैं कुछ भी झूठ बोलूं कि इसका मंगलसूत्र उसके गले से निकाल के इसके गले में डाल दूंगा, ये नहीं मैं बोल सकता। जी जी आपके घर की भैंस खोल के दूसरे को दे देंगे, मैं नहीं बोल सकता। जी। ये भारत नहीं, की और सरक्रीक जी पाकिस्तान को देने जा रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता। मैं किसी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकता। मैं जर्सी गाय नहीं बोल सकता। मैं हाइब्रिड बछड़ा नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ, एक प्राइवेट टीचर के घर पैदा हुआ, लेकिन संस्कार मेरे माँ बाप ने वो नहीं दिए मुझे। जो ये लोग बोलते हैं उनके संस्कार बताते हैं। जी। इसलिए अशोक भाई मैं राहुल गांधी की यात्रा राहुल गांधी के लिए भी आई ओपनर रही, बाहर के देशों के लिए भी आई ओपनर रही। और कम से कम सच्चाई पे बोलने वाला महात्मा गांधी का सिपाही भी भारत में रहता है, ये भी जानकारी विश्व को हो गई। जी। मैं बीच में अशोक भाई एक चीज टोक के बोल दे रहा हूँ। कम से कम अभी हम लोगों के यहाँ अभी भी ये माना जाता है कि अगर शादी ब्याह के लिए देखा जाता है, तो अगर लड़की का या लड़के का पिता शिक्षक है तो माना जाता है कि संस्कार तो होंगे ही होंगे। तो होंगे। ये एक अब वो कितना रह गया है कितना नहीं रह गया, ये मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है। लेकिन लेकिन इस पे कोई दो राय नहीं किए थे। मैं थोड़ा एक और बात, एक आज मुझे सुबह जब पेपर देखा तो मुझे इस खबर ने काफी असहज किया, और वो था कुलदीप सिंह सेंगर का, एक ऐसा हत्यारा, एक ऐसा रेपिस्ट जो सजा काट रहा है, उसको हाईकोर्ट उसकी सजा पे रोक लगा देता है। तो अब तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब आसाराम बापू भी बाहर निकल के कहीं इलेक्शन लड़ने लगे। लोग कह रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर का इट इज मैटर ऑफ टाइम कि वो बाहर आ जाए। कुलदीप ये सेंगर क्या हाईकोर्ट, जी जी ये कुलदीप सेंगर मतलब भाई, ये हमारी देश की न्यायपालिका किस निचले स्तर पे उतर आ गई है, इसका एक उदाहरण है। देखिए, उसको जमानत पे छोड़ने के पहले 4 कंडीशन दी है कि 5 किलोमीटर दूर रहे। अरे किसी को ट्रक से उड़ाने के लिए 5 किलोमीटर क्या, 25 किलोमीटर क्या, 100 किलोमीटर से भी दूर से काम हो सकता है। एक लड़की नौकरी मांगने जाती है, उसका रेप होता है। उसके बाद उसके माता पिता कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, तो पिता को पुलिस उठा के ले जाती है, इतना मारती है कि वो पिता मर जाता है। उसके बाद उसकी चाची, उसकी मौसी, उसका वकील और पीड़िता जब कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, तो उसका एक ट्रक आके उसको उड़ा देता है। और वो एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि ट्रक ने अपने नेम प्लेट पे काली पोती थी। यह षड्यंत्र का हिस्सा था। उसमें वो लड़की जो पीड़िता है, उसको 104 से ज्यादा टाके आते हैं, वो आईसीयू में रहती है। उसका वकील, उसकी मौसी, उसकी चाची मारे जाते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेता है 2017 में। सरकार को आदेश देता है कि इस पीड़िता को और उसकी मां को आप दिल्ली में 2 कमरों का घर देंगे और पूरा प्रोटेक्शन देंगे। और वो केस दिल्ली में ट्रांसफर करता है सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेते हुए। इसका मतलब इस आदमी का बाहर रहना कितना खतरनाक है। फिर उसको आजीवन कारावास होता है, 25 लाख का जुर्माना होता है। उस केस के खिलाफ जब वो हाईकोर्ट जाता है, तो उसको जमानत दी जाती है। क्या पीड़िता जीवित रह पाएगी? जिसने पीड़िता के वकील को, पिता को, मौसी को, चाची को और पीड़िता को भी मरवाने का प्रयास किया, उनको तो मार ही डाला। हत्या का भी केस उसके ऊपर चला।
और दूसरी बात, ये बाहुबली राजनीतिक सशक्त इंसान है। कभी बीएसपी से तो कभी बीजेपी से, किधर से भी टिकट लड़के जीत जाता है। उसकी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्विरोध चुनाव लड़ती है। किस बिना पे, क्या सोच के? उधर आसाराम बापू जो सर्वोच्च न्यायालय तक केस गया और जिनको सजा हो गई हत्या और रेप के मामले में, उसको पेरोल मिलता है। डेरा सच्चा सौदा सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, हत्या और बलात्कार में उसको सजा हुई। वो हर चुनाव के पहले पैरोल पे आता है। बिल्किस बानो कि 6 परिवार के लोगों को काट के मार डाला उसके आंखों के सामने। वो गर्भवती थी, साथ में एक छोटी बच्ची थी। उस गर्भवती के सामने उसकी छोटी बच्ची को पैर पकड़ के जमीन पे पटक पटक के मार डाला। उसके बाद सामूहिक उसके ऊपर रेप किया। उसके सारे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। उनको अच्छे चाल चलन के नाम पे गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, जहां 30-35 साल से राम राज्य चल रहा है, डबल इंजन की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फिर जेल में डाल दिया उनको। तो इस देश में कानून क्या बड़े लोगों के लिए अलग है, सरकार के पक्ष के लोगों के लिए अलग है। सरकार जिसका, क्योंकि आसाराम बापू के साथ प्रधानमंत्री जी के कई वीडियोज है, हे भव ते भव करते हुए डेरा सच्चा सौदा को कैसे महामंडित करते थे चुनाव में कि ये डेरा सच्चा सौदा की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। ये प्रधानमंत्री के वीडियो मार्केट में है। सेंगर खुद उनके पार्टी का मेंबर है। एक उनके पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे आरोप थे कि उन्होंने ओलंपियन खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण किया। उसका एफआईआर नहीं होता था तो उसको सर्वोच्च न्यायालय से एफआईआर करना पड़ा, और उन लड़कियों को डंडे के बल पे और पुलिस ने जूते के नीचे रगड़ के उनका आंदोलन खत्म करवाया। ये महिला है, महिला के प्रति ये उन्नाव का जो केस है, रेप केस, ये तो बहुत भयानक, मानवता पे घिनौना धब्बा है। लेकिन न्याय कहां है? ये न्याय है? वो बाहर आके इनको जीने देगा? कौन जीने देगा? आपने ये सोचा भी कैसे कि जो आदमी ट्रक भिजवा के मरवा सकता है और जिसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय लेके इस परिवार को दिल्ली में शिफ्ट करता है, उसको आप जमानत कैसे दे सकते बाहर? ये सोच के परे है। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सिस्टम से ये नया स्त्री सशक्तिकरण है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और फिर इन नराधमों के सामने परसो। योगी आदित्यनाथ मातृशक्ति की बात करते हैं, भगवा पहनते हैं, उनके राज्य में यह होता है। सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार उनके राज्य में है, और वो दिया जलाने का अयोध्या में रिकॉर्ड जलाते हैं। अरे थोड़ा दिया अपने घर में जलाइए, आप स्वयं को प्रकाशित करिए कि आपके राज्य में क्या कुकर्म चल रहे हैं। स्वयं प्रकाशमय हुई, राम को प्रकाश मत, अयोध्या को मत झगमगाइए। राम खुद प्रकाशमय है, पूरे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। उनको क्या आप दिए दिखा रहे हैं? लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम देना है, और अंधभक्त उसके पीछे पड़े हो। वाह 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 वाह, इतने लाख दिए राम जी की, राम जी को प्रकाश दिखा रहे हो तुम, इतने बड़े हो गए हो। एक राम को लाता है, एक राम को दिया दिखाता है। गजब का कलयुग है, और गजब का सनातन का इनका अंडरस्टैंडिंग है। प्रधानमंत्री जी नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखते हैं, मां अंबे के भक्त हैं। 9 दिन में स्त्री शक्ति के 9 रूप पूजे जाते हैं, आनंद जी। और हर नए 9 रूप में उन्नाव की वो लड़की है। हर 9 दिन के 9 रूपों में उन्नाव की लड़की दिखेगी।
क्या दोनों न्यायाधीश अपने घर के महिलाओं के सामने नजर उठा के बता पाएंगे उन्हें और डिसीजन दिया? मैं कभी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इस केस के इस जमानत देने पर और सजा सस्पेंड करवाने पे, भले ही टेम्पररी करवाई हो, रोंगटे खड़े करवा दिए, विचलित कर दिया कि क्या अब न्याय नाम की कोई चीज इस देश में होगी? बची बची है। जी, जी। मैं मैं अशोक भाई क्योंकि मैं कुछ चीजें इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी हम लोग को आधे घंटे मिलते हैं और बहुत सी चीजें रहती हैं जहां पे लगता है कि नहीं, ये देशवासियों को इस पे भी सोचना चाहिए, अपनी बात राय बनानी चाहिए। जरूरी नहीं हमारी राय से एकमत हो। मैं बांग्लादेश की भी बात कर लूं, जो भारत ने बांग्लादेश के साथ एक बैठे बिठाए, किसकी गलती नहीं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में फैक्ट रिमेन्स की एक बैडली हैंडल्ड प्रोजेक्ट, और आपने बांग्लादेश से अपने रिश्ते क्या कर लिए? एक ऐसा देश जो पूरी तरह आपने बनाया था, आपके वो कस्में खाते थे, उस देश को आज आपने अपना दुश्मन देश के रूप में आपने इस्टेब्लिश कर दिया। मैं बांग्लादेश में एक छोटी सी टिप्पणी आपके लेकर चाहूंगा। देखिए आनंद जी, होता क्या है, अटल जी ने कहा था कि हम हमारे दोस्त या दुश्मन चूज कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी चूज नहीं कर सकते, वो तो विरासत में मिलते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, लंका, भूटान, ये हमारे पड़ोसी है। चाइना हमारे पड़ोसी है। उनमें चाइना, पाकिस्तान हमारे हाथ में नहीं है। चाइना ने लंका पूरा टेक ओवर किया था, वो हमारे साथ नहीं है। भूटान, नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ क्योंकि हम बड़ा देश है। नेपाल में ऐसी सरकारें हैं जो भारत की मैत्री है, तो हमें उस सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन हमारी विदेश नीति वहां फेल हो गई। नेपाल में डीप स्टेट में काम किया, नेपाल आज हमारे खिलाफ खड़ा है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में एक भारत की साथ देने वाली सरकार थी, उस सरकार को हम मदद नहीं कर पाए। आज हम पटिया उलार हो गया। आज वहां पे ऐसे कट्टरपंथियों की राज चल रहा है कि आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, चीन के लिए सबसे बड़ा दोस्त पाकिस्तान, जिनके प्रताड़ना के चलते बांग्लादेश अलग हुआ, वो उनका सगा हो गया। क्योंकि हमारी विदेश नीति 24 घंटे हमारे प्रधानमंत्री को कहां से अवार्ड मिलेगा और प्रधानमंत्री को कौन से देश में बुलाया जाएगा और वहां उनका कैसा स्वागत होगा, इसी पे केंद्रित है। हमारी विदेश नीति भारत के लिए काम कर रही है या प्रधानमंत्री के लिए काम कर रही है, यह सोचने का टाइम है। हम बांग्लादेश में हमारी गले में दुश्मन आके बैठ गया, इसके लिए चिंतित नहीं है। हम महिमा मंडित है कि किसी दूर दराज के देश ने सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दे दिया। उनका राष्ट्राध्यक्ष खुद के गाड़ी से उनको लेने आया, बस उसी में हम महिमा मंडित, दिन भर हमारे पामेरियन भोभो करते रहते उस पे। उससे भारत का भला नहीं होगा, मोदी जी का नाम चमकेगा, लेकिन मोदी भारत नहीं है। भारत है तो मोदी जी है, और इस भारत को रहने के लिए भारत की विदेश नीति, भारत की अर्थनीति, इसको मजबूत होने की जरूरत है। और दोनों जगह पे हम मार खा गए, क्योंकि मस्करों का एक टोला विदेश नीति संभाल रहा है, जिनका काम ही महिमा मंडन करवाना है दूसरे देशों में जाके मोदी जी का। अमेरिका के साथ हमारे बिगड़ते संबंध, अमेरिका के सामने हम घुटने टेक रहे हैं। ये जो शांति नाम का बिल पास हुआ, ये सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए है। और देखिए कैसे अमेरिकन कंपनियां अभी परमाणु ऊर्जा में हमारे देश में आती है, जो एक बहुत बड़ा घातक है। परमाणु ऊर्जा का संयंत्र एक एटम बॉम्ब है जहां चलता है वो। रशिया में क्या हुआ, चेचनिया में, पूछिए लोगों को। जी, जी, तो कुल मिलाकर ये जितना भी हुआ है बांग्लादेश में, जो हो रहा है, ये हमारे देश की विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता है। जी, जी। मैं अशोक भाई बस चलते चलते, क्योंकि वो मुझे लगता है कि उस पर भी एक टच कर लेना जरूरी है, क्योंकि वो कंसर्न है, और वो मैं जानता हूं कि आज वो किसी तरह से विमर्श नहीं बन पा रहा है। अरावली के साथ जो ये एक तरह से, मतलब क्या बोलेंगे उसको, उसका तो अरावली के साथ पहले अफसर लूट रहे थे, नेता लूट रहे थे, अब उसपे
सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया है उसको अडानी जी को हैंडओवर करने में। मैं ये जो अरावली का केस हुआ 100 मीटर से ऊपर, मतलब क्या-क्या ये बात थी? मैं इस पे एक टिप्पणी छोटी सी चाहूँगा। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में, माफ कीजिएगा एक सेकंड, हमारे यहाँ पे छोटा बच्चा भी होता है ना स्कूल का, जो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में जाता है और उसको कहा जाता है कि चित्र बना, तो ये एक स्टैंडर्ड चित्र बनाता है। इस टाइप का। इस जी। चित्र में क्या है? पहाड़ी है, हम सब लोग एक हम सब फर्स्ट लोग बनाए स्टैंडर्ड का हुए हैं। बच्चा, सब हम सब बनाए लोग हैं। बनाए हैं। पहाड़ियां ऐसे ऐसे बनाना, ऊपर यस यस का ऐसा करके पंछी हो जाते हैं, नीचे पेड़ टाइप कुछ बनाना, नीचे ऐसा ऐसा करके घास दिखा देना, ये बच्चे बनाते हैं। बच्चों को भी मालूम है कोई भी पहाड़ का रेंज 100 मीटर के टैप पे नहीं चलता, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। हमारे यहाँ जो रास्ते जाते हैं पहाड़ में, जिसको घाट कहते हैं, वो भी ऐसा गोल गोल चक्कर काट के हुए जाते हैं ऊपर, जी। वो भी ऊपर नीचे जाते हैं। अब इनका कहना है कि अरावली रेंज में वही अरावली माना जाएगा जो 100 मीटर से ऊपर है। तो अब किसी बच्चे को अब अरावली रेंज ऐसा दिखेगा, यह है अरावली रेंज सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। ये बोलेंगे 3 जो टीले खड़े हैं ये क्या है? बोले ये अरावली है। रेंज कहाँ है? इन तीनों में कंटिन्यूटी कहाँ है? नहीं, बीच का हम तोड़ दिए, खाली है उसको। क्यों? क्योंकि वो अरावली रेंज में नहीं आता, 100 मीटर से नीचे है। ये कंसेप्ट मैंने पहली बार देखा है। साष्टांग दंडवत है मेरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिनने उसको ये किया। अरे पहले स्टैंडर्ड के बच्चे को ही बुला के बोल देते कि रेंज कैसा होता है। करेक्ट, करेक्ट। समझ में नहीं चलिए आता है। अशोक भाई। जी। और और ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, कितनी बड़ी आफत को और कितने बड़े उसको हम न्योता दे रहे हैं। न्योता क्या दे रहे हैं? मतलब सारे लोग मिलके उसको कर रहे हैं। नहीं, अ, अब तो सह्याद्री का रेंज तमा भी ऐसे ही डिफाइन होगा, सह्याद्री का रेंज भी ऐसे ही डिफाइन होगा, हिमालय का रेंज भी ऐसे ही डिफाइन होगा, सातपुड़ा जी, पूरी पर्वतमाला ऐसी ही डिफाइंड होगी। अब जी, सारे पर्वत ऐसे ही डिफाइन करेंगे अभी हम। 100 मीटर पर्वत, बाकी बचा पर्वत नहीं। मतलब 100 मीटर से या 95 मीटर हो गया, काटो उसको, वहां से परमिशन है। 100 मीटर का वो टुकड़ा सिर्फ ऐसा पिलर जैसा खड़ा रहेगा। जी। और जबकि तमाम वो इस तरह के हैं कि ये बिल्कुल ही वाहियात और बिल्कुल क्या बोलेंगे, इस तरह का ऑर्डर अगर निकाल दे रहे हैं और केवल वाई देश वाई देश का एक या दो लोगों को सिर्फ वो उनका मन आ गया है उसको खरीदने का, नहीं नहीं इसलिए नहीं, उसको ये बस कर ये देश चली अडानी अंबानी के लिए रहा है, और किसके लिए चल रहा है? रहे हैं। बस, बस, ये हम एक एक विशिष्ट सर्कल में जी रहे हैं कि हमको लगता है कि देश हमारे लिए चल रहा है। अब तो हम और आप भी अडानी के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा माने तो कोई गलत नहीं है। जी, यदि सरकार के खिलाफ सवाल नहीं पूछेंगे तो हम भी अडानी अंबानी वाले होंगे। जी, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ कुछ लोग हैं कि जो अडानी को ही देश का विकास मानते हैं, क्योंकि खुद का विकास अडानी से करवा लेते हैं और देश का विकास अडवाणी से करवा लेते हैं। बाकी सारे लोग देश में भजन कर रहे हैं। नहीं, और उनके पास विचित्र विचित्र तरह की जस्टिफिकेशन होते हैं कि अडानी इज इंडिया और इंडिया इज अडानी, कुछ इस तरह की बातें हाँ, वो भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलिए। नहीं, ये बातें ऐसे नहीं की जाती ना, ये बातें करने के लिए व्यवस्था होती है। हाँ, भाई जब तक टुकड़ा नहीं डालता तब तक कुत्ता पूछ नहीं लाता। हाँ, जी, वॉचडॉग अलग होते हैं और पामेरियन अलग होते हैं। अलग। वॉचडॉग को कुछ भी खिला, वो जरा भी भौं उसको लगेगा कि देश के भौंकेगा तो खिलाफ है कुछ ही। हो रहा है, वो भौंकेगा। हम अपने आप को भी कुत्ते कहते हैं, लेकिन वॉचडॉग है हम। जहां गलत होगा वहां भौंकेंगे, चाहे कुछ भी कहिए, देसी कहिए विदेशी नस्ल का कहिए, लेकिन है हम वॉचडॉग। नहीं, आप वॉच पामेलियन नहीं डॉग बन तो सकते। असली। नहीं नहीं, और अशोक भाई, अच्छे और बुरा कोई भी गुजरेगा, वॉच डॉग का काम भौंकना है, क्योंकि भौंकना है। आपका मूल काम यह है कि आप भौंकिए और कहिए कि इसमें क्या कहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई, थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद ज्वाइनिंग। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।